नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन शशांक और देश देशांतर में आज बात करेंगे कोरोना संकट के बीच आपदा प्रबंधन कानून की कि इस संकट से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसे लागू किया गया जिस दिन से लॉकडाउन शुरू किया गया। अब असल में इसका आपदा प्रबंधन कानून का कोरोना संकट के साथ क्या सीधा संबंध है, इस कानून की जरूरत या इसे लॉकडाउन के दरमियान इसकी धाराओं को अमल में लाने की जरूरत क्या पड़ी और इसके जरिए केंद्र, राज्य या जो स्थानीय प्रशासन है उसके पास क्या नई ताकत या नए, मैं कहूं कि उसकी मजबूती मिलती है, और ऐसे में आम आदमी के अधिकार या फिर हमारे कर्तव्य कहां तक सिमटते हैं और क्यों। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। मेरे साथ पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्या, स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ सुनीता ओझा जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। शुरुआत मैं करना चाहूंगा मल्होत्रा सर आपसे ही कि असल में लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उसके साथ साथ इस एक्ट को भी, इसकी धाराओं को भी लागू किया गया। क्या इसका संबंध है लॉकडाउन के साथ और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी इस आपदा के वक्त? कविंद्र जी, ये एक्ट 2005 में पास हुआ और मैं समझता हूँ ये आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। इसके अंदर, क्योंकि आपदा, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आपदा ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें जान या माल का नुकसान होने का खतरा हो, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचर द्वारा किया गया हो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो उसके लिए इसमें डिफरेंट लेवल पर अथॉरिटीज क्रिएट की गई हैं। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस इसी से नजर आती है कि नेशनल लेवल पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं चेयरमैन है उसके, और उसके अंदर 8 अलग अलग सदस्य होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो इसके चेयरमैन है, वो एक सदस्य को उसका वाइस चेयरमैन नियुक्त करता है। इसका नेशनल लेवल पे काम है देश की आपदा प्रबंधन के लिए पॉलिसीज को बनाना, उस पर कैसे कार्यशाली होगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए लोगों को कैसे एजुकेट किया जाएगा। ये पॉलिसी का निर्धारण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। और इसी तरह का जो अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं, उसके चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो सेंट्रल, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पॉलिसी बनाती है, और उसका एग्जीक्यूशन जो स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जाता है। अब इनका काम डिजास्टर के समय में ही शुरू नहीं होता है। ये अथॉरिटीज पूरे 365 दिन कार्य करती हैं। लोगों को ट्रेन करना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, इस तरह की आपदा ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना कि ये ना हो, और अगर हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके लिए जो लोग डिजास्टर से अफेक्ट हो जाते हैं उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ से दी जाएंगी, उनको कहाँ कैंप में रखा जाएगा, उनके फूड के लिए कहाँ से व्यवस्था होगी। इस सब तरह के अधिकार जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग हैं उनको मिल जाते हैं। और अगर कोई इस अथॉरिटी द्वारा दिए गए जो उनके निर्देश हैं अगर उनका पालन नहीं करता है तो इस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि उन लोगों के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये कानूनी कार्रवाई में पनिशमेंट जो है वो कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। उसमें सजा भी हो सकती है, 1 साल से 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए जो निर्देश देती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसका पालन करना जरूरी है। यही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये भी अधिकार है कि वो किसी प्रॉपर्टी या किसी व्हीकल का यूज अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता है तो उसका रिक्विजिशन भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन देना होगा।
और इस तरह की बातों को लेकर के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती है, उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति प्रावधान या इम्प्लीमेंटेशन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो सजा का प्रावधान है। और कोर्ट जो है, अगर किसी कोर्ट को संज्ञान लेना है तो केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकती है, नीचे की कोर्टें इसका संज्ञान ले नहीं सकती हैं। मेरा इसका मानना है कि बहुत ही एक अच्छा एक्ट है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ अभी नहीं हुआ, पास्ट में भी इसके अंदर इसके प्रावधानों का यूज करते हुए समय समय पर इसका प्रयोग किया गया है। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में जब फ्लड आए थे उसमें भी इसका प्रयोग करके काफी इसके अंदर जो आदेश दिए गए थे उनका पालन हुआ और काफी डिजास्टर को कंट्रोल किया गया था। इसी तरह जब ओडिशा में भी फ्लड आए थे तब भी इसका यूज किया गया था और इसके लिए जो प्रिकॉशंस लिए गए थे उससे काफी जान और माल की सुरक्षा हुई थी। तो मैं समझता हूँ लोगों का इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन पहली बार मैं शायद ऐसा कि जब पूरे देश में एक साथ इसे सत्या लागू किया गया है और कोरोना का संकट जिस तरीके का है, क्या ये जरूरी था? क्योंकि जिस तरीके के मैं कहूँ कि कदम हमें उठाने थे सरकारों को, उसके लिए बहुत जरूरी था कि यूनिफॉर्म एक कड़ाई के साथ कोई कदम उठाने पड़ेंगे, वो मैं कहूँ कि देशव्यापी हो। और इसीलिए इस कानून के साथ लॉकडाउन जरूरी था और इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस वक्त में। कविन जी, न सिर्फ ये कानून लागू किया गया है, इसके साथ साथ एपिडेमिक एक्ट 1897 का है वो लागू किया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसको इन्वोक किया गया है और कई जगह तो NSA भी लगाया गया है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरह की समस्या है और जिस स्केल की समस्या है उसमें अगर कहें कि टुकड़ों में कदम अगर उठाए जाएंगे, जैसे कि दिल्ली में बहुत सख्ती हो जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं हो, या उत्तर प्रदेश में हो बिहार में नहीं हो, तो इस तरह से अगर कहीं भी कोई चूक होगी, जो डिजीज जिस तरह का है और जिस तरह से कंटेजियस डिजीज है, ये छुआछूत से फैलता है, अगर लॉकडाउन नहीं किया जाए और सख्ती से इस तरह से लागू नहीं किया जाए तो कहीं एक जगह सख्ती हो और दूसरी जगह नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई फायदा जो कहीं वांछनीय जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो और उसके लिए आवश्यक ये था कि इस कानून का उपयोग किया जाए और जैसा कि सरकार ने किया है। देखिए NDMA एक्ट या फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, चूंकि इस दरमियान आप लोगों को कह रहे हैं लॉकडाउन है, सब लोग घर के अंदर रहेंगे, अगर घर के अंदर रहेंगे तो एसेंशियल सप्लाईज उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक किया जाए ताकि लोगों को सही समय पे ये चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें मिलती रहे और साथ में ये भी हो कि जिसके कारण एक तरह की आपाधापी होती है, लोग अचानक भारी संख्या में निकल जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जैसा कि जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस रात में इस तरह की चीज़ देखने को आई थी और बाद में 1 से 2 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया, क्योंकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे दूध है और खाने पीने के सामान है, ये इनकी सप्लाई हो रही है और जो होर्डिंग हो रही थी या काला बाजारी हो रही थी, ऐसे लोगों पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह से जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत ये है कि केंद्र सरकार को और सरकारी एजेंसीज को ये अधिकार होता है कि कहीं भी जो बाहर से कोई भी वेसल या कोई भी यान आ रहा है उसकी तलाशी ली जा सकती है, उसको रोका जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें और साथ साथ जो NSA है, कई जगह इन सब कानूनों के बावजूद लोग एक तरह से हंगामा कर रहे हैं, पुलिस या जो स्वास्थ्य कर्मी है उन पे हमला कर रहे हैं। तो इसके कारण कई जगह उत्तर प्रदेश में और कई जगह मध्य प्रदेश में भी जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक किया गया है ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है, तो एक उनको पकड़ लिया गया तो वो कम से कम 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, वो शुरू में 1 महीने 2 महीने तक, और बाद में जो एक्सटेंड किया जा सकता है उसके एक खास तरह की अथॉरिटी होती है जिसके परमिशन से। तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत थी। उसकी वजह ये थी, ये जो संकट है ये अभूतपूर्व और सिर्फ भारत में नहीं है। देखिए भारत में अब तक जो लोगों की जो मौतें हुई हैं वो कम है,
अगर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में देखें, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या इटली हो या स्पेन हो, इन सब देशों में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इसके शिकार हुए हैं, मौतें इतनी ज़्यादा हुई हैं, हजारों की संख्या में हुई है। तो उस हिसाब से भारत में चूंकि सही समय पे कदम उठाया गया और एक तरह से कहें कि एक लेवल तक सख्ती बरती गई को लागू करने में, तो इसलिए अभी तक एक तरह से कहें कि नियंत्रण में है। सिर्फ जो बीच में थोड़ी चूक कहें, प्रशासन की चूक कहें या एक लापरवाही कहें या जो भी कहें, तब बात का जो मरकज निजामुद्दीन में जो एक जलसा हुआ था, उसमें लोग जो लॉकडाउन के जो एक तरह से कहें कि कायदे थे उनका उल्लंघन किया, जिसके कारण भारी संख्या में ये चीज फैली है, संक्रमण का खतरा बढ़ा। बिल्कुल सुनीता जी, प्रक्रिया जिस तरीके से सत्या बता रहे हैं, बहुत अहम है कि जिस दौर में इस वक्त देश, न सिर्फ देश बल्कि मैं कहूँ कि दुनिया है, और ऐसे में किसी भी तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए जितने भी कड़े से कड़े कदम तमाम देश उठा रहे हैं, उस दिशा में हमने भी उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या विशेष, क्या स्पेशल पावर्स सरकारों के पास पहुंचती हैं इस कानून के जरिए, और खासतौर पर निचले स्तर तक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले स्तर पर भी मैं थोड़ा चाहूंगा समझना कि किस तरीके से पहले की तुलना में अब वो ज्यादा पावरफुल एजेंसियां हैं, उनके पास ज्यादा मैं कहूँ कि ताकत है, या फिर जो लोग इसको तोड़ने की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर इससे बाहर जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार उनके पास कितना व्यापक है? जी नमस्कार। जैसे मल्होत्रा साहब ने बताया कि ये जैसे मल्टी लेयर्ड कानून है। 2005 के पहले की जो अप्रोच हुआ करती थी कोई डिजास्टर को डील करने के लिए, वो था रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच। ये जो है मैनेजमेंट सेंट्रिक अप्रोच है। तो इसमें जो तीनों लेवल की अथॉरिटीज हैं, नेशनल लेवल पे हमारे जो प्रधानमंत्री हेड कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे जो आप चीफ मिनिस्टर्स हेड कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और अगर एक आप देखें पिछले कुछ एक दिनों में जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं जितनी पॉलिसीज, और एक बड़े ही बहुत से बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग चल रहा है। इतने बड़े व्यापक तौर पे इतने बड़े देश में लॉकडाउन और इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ, आई थिंक बहुत हद तक क्रेडिट ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, कानूनी स्ट्रक्चर है, उसको जाता है। अब जहां तक इसकी पावर की बात है, तो पावर इसके अंदर, इस कानून के अंदर उनको प्लान बनाने का पावर है, पॉलिसी बनाने के पावर्स हैं, ऑर्डर्स, नोडल एजेंसीज आपकी नोटिफाइड हैं ऐसे संक्रमण के स्थिति में। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, ये जो है नोडल एजेंसी है, उन्होंने शुरू से, अगर हम फरवरी से ही देखें तो टाइम से ट्रैवल एडवाइजरी, ऑफिस को, स्पेस को क्लीन कैसे रखना है, टाइमिंग को कैसे रेगुलेट करना है, वो एडवाइजरी आती रही। अब जो एक पनिशमेंट की बात आती है, जो फाइनल एक एमएचए की तरफ से आई आपकी एडवाइजरी, जिसमें बोला गया जब लॉकडाउन के साथ कि आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। आप ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी बोला कि आप इस समय में हमें जरा मानवीय सेंस को अपील किया और बोला कि आप टर्मिनेट मत करिए, लोगों को फुल उनका जो भी वेतन है वो दिया जाए। तो ऐसे अब क्वेश्चन ये उभर के आ रहा है कि इसका क्या लीगल फोर्स है। जहां तक आपके हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उसके बारे में तो बिल्कुल ही क्लियर कट ये है कि आपको देना है, उनको पेमेंट देनी है ना। इन दोनों का एक तरफ से जब पावर इस्तेमाल करने की बात होती है कि लॉकडाउन, और जैसे सत्यप्रकाश जी बता रहे थे कि अगर लॉकडाउन हुआ तो एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई भी अश्योर करना जरूरी है। इसी तरह अगर लॉकडाउन हुआ तो ये भी जरूरी है कि लोगों के ऊपर ये खतरा न रहे कि हमारी नौकरी चली जाएगी और लोग अपना जोखिम उठा करके बाहर निकल गए और काम पे पहुंचना है। तो इन सब का एक बड़ा समन्वय है जो ये स्ट्रक्चर है, लीगल स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है नेशनल डिजास्टर एक्ट, वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के साथ मिल करके और विदाउट मच कॉन्फ्लिक्ट सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सकते। इनफैक्ट इसी समय में आप बहुत सारे न्यूज भी आ रहे हैं जबकि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत बात हो रही है। जितने आईएएस और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं,
ऐसे समय में वो एक उभर के सामने आया है जो हर एक पॉलिसीज, हर एक प्रोसीजर, हर एक प्लान्स जो निकल रहे हैं उसको बॉटम लेवल तक इम्प्लीमेंट करते हैं ना। लोग क्यों मानेंगे? पहला तो सबसे बड़ी बात है कि एक पनिशमेंट का डर है, वो तो है। आज सबको खतरा है क्योंकि सेफ्टी का खतरा है, जान का खतरा है। ये जो पूरा ये हमारे सामने जो खड़ा है आज कोरोना वायरस, किसी को नहीं पता है कि वो भेदभाव नहीं करने वाला है। न कास्ट, न क्रीड, न रिलीजन, न धन संपत्ति के बेसिस पे भेदभाव नहीं करने वाला है। तो लोग समझ रहे हैं कि इन सब पावर का इस्तेमाल करने के पीछे भी जो मंशा सरकार की है वो हमारी सुरक्षा है। आई थिंक इस लॉ को वो बहुत फोर्स दे रही है इस लॉ को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में। और दूसरी बात है कि पनिशमेंट, जैसा कि मल्होत्रा जी ने बताया कि पनिशमेंट है। आप अगर ऐसे कोई भी इसके अंदर कोई रेगुलेशंस पास हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, उनको अगर बाईपास किया जा रहा है किसी तरह से, तो उसके लिए पनिशमेंट है। कंपनीज के लिए भी पनिशमेंट है, उनके डायरेक्टर सब सारे बातों को सोच समझ के ऐसे एक्सट्रीम व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। और ये कि हम लोग कोर्ट ना पहुंच जाएं या कोई इधर उधर जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टेट की एजेंसीज हैं जो उनके अथॉरिटीज काम कर रही हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप केस ना फाइल किए जा सके, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन केवल 2 कोर्टों में दी गई है। वो एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी, जैसा कि आप देखिए जिस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमने देखा, एक दिन में 150 केस मेंशन हो रहे हैं अर्जेंट हियरिंग के लिए, लेकिन जो बहुत ही इमरजेंसी वाले मैटर्स हैं केवल वही पिकअप किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एजेंसी ये समझ रही है कि इस समय सरकार एक बहुत ही दुर्भर समय से गुजर रही है और बहुत ही ये चैलेंजिंग मोमेंट है हमारे लिए। तो पनिशमेंट के भी वो भी एक तरह से शक्ति दे रहा है। एक तो स्ट्रक्चर कानून का है, वो शक्ति दे रहा है। एक लोगों का विश्वास कि ये हमारे लिए है और हमारी भलाई के लिए है, वो उससे कंप्लायंस आ रहा है। और तीसरा पनिशमेंट और रिपरकशन का डर, वो हैंग कर ही रही है तलवार। सत्या, लेकिन एक चीज और है, जब इस एक्ट के जरिए न सिर्फ सरकारों को ताकत मिल रही है या मिली है कि वो जिस तरीके की पॉलिसी के जरिए संक्रमण को रोकने की कोशिश करें, उन्हें वो मजबूती मिलती है, लेकिन एक दूसरी तरफ आम वर्कर, नौकरी पेशा लोग, उनके भी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई सारे प्रावधान देता है। ये बहुत अहम है। जिस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट चाहिए था, जब हमने देखा है कि इस संकट के समय में, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सोच समझकर और उन सबको ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जिसमें लाखों हजारों मजदूर हैं, कामगार भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं। इन सब के अलावा जो एक्ट में प्रावधान है, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने डिटेल में बताया, साथ में आप देखिए कि सरकार की तरफ से क्या किया गया। सरकार ने जितने भी बैंक लोन्स हैं उनकी मियाद 3 महीने के लिए बढ़ा दी। आप चाहें तो 3 महीने के लिए, अगर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कैश क्रंच है, तो आप 3 महीने तक आप न दें और वो 3 महीने एक्सटेंड हो जाएगा। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको एक रिलीफ हो गया और यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। आपका सिविल में जो स्कोर है वो ख़राब नहीं होगा, आपके रिकॉर्ड्स क्लीन रहेंगे। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, न सिर्फ बैंकिंग को लेके और भी तरह के मेजर्स लिए गए हैं। और साथ साथ अभी इसके बाद भी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट है कि और भी इस तरह के कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, ताकि जो आर्थिक तंगी की स्थिति बन रही है, चूँकि लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं या कुछ ऐसे टेम्परेरी तरह के काम करते हैं जिनकी नौकरी, वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कहाँ से कुछ मिलेगा। और यही वजह है कि एक भारी संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो दिल्ली या बाकी कुछ शहर छोड़ के जा रहे थे। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ स्टोरीज और विजुअल्स आई थी कि हज़ारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर आपको अब कोई खबर नहीं मिलेगी कि वो कहाँ है। उनको सबको बाज़ाब्ता शेल्टर दिया गया है, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई है, उनके मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये सरकार की तरफ से प्रोएक्टिव होकर जो चीज़ें की जा रही हैं, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे आपके जैसे लोग हैं जिनके घरों में जो इस तरह के टेम्परेरी वर्कर्स काम करते हैं, चाहे वो मेड्स हों या और इस तरह के लोग हैं जो आपकी सर्विसेज दे रहे थे, हो सकता है ड्राइवर्स हों, उनको इस दरम्यान में
हमारे जैसे लोगों को चाहिए कि उनकी सैलरी ना काटें और जैसे हम सैलरी देते रहे वैसे देते रहें, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे हो सकता है 1 महीने की सैलरी के बगैर हम सरवाइव कर लें, उनके लिए दिक्कत होगी। तो ये एक सिर्फ लॉ का मामला नहीं है और हमारी का मामला नहीं है, ये एक मानवीय संकट है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानवीय संकट है। और ये वो समय है जिसमें हमारे अंदर का जो मानवीय पहलू है वो उभर के सामने आना चाहिए। नहीं तो सिर्फ सरकारी प्रयास से अगर हम ये सोचें कि इस संकट का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें हमारे आपके सहयोग की जरूरत है और हमारा मानवीय सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ एक तरह का जो अवेयरनेस चाहिए, चूंकि है क्या कि पहली बार इस तरह का हो रहा है किसी जो आदमी की जिंदगी में, तो इसलिए लोगों को इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो अब जबकि दुनिया के कई देश इसका बुरी तरह शिकार हुए हैं, अब जाके लोगों को पता चला। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनको कोरोना वायरस का शिकार है और उनको ऑक्सीजन पे भी रखा गया है, इस तरह के समाचार आए हैं। अब देखिए उनसे बेहतर बहुत कम लोग हों जिनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन जो नेचर ऑफ डिजीज है वो इस तरह का है कि जिसमें आपका पैसा सीधे सीधे काम नहीं आता, आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है और बाकी चीजें हैं। तो इसलिए इसमें बचाव सबसे ज्यादा प्रभावकारी है और यही वजह है शायद लॉकडाउन का नहीं था, क्योंकि इसमें जो ICMR की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कह रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर लोग इसी तरह से घूमते रहे, तो एक संक्रमित व्यक्ति 1 महीने में करीब आप समझिए कि करीब 460 लोगों को या 406 या 7 लोगों को 400+ लोगों को संक्रमित कर सकता है। और फिर वो 400 अगर इसी तरह से संक्रमित करते रहे तो ये चेन इस तरह का होगा जिस तरह का आज की डेट में अमेरिका में हो रहा है, जहां की 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। तो अगर अमेरिका के हिसाब से हमारी आबादी उनसे 4 गुना ज्यादा है, तो ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं हो, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो सख्ती सरकार की तरफ से हो रही है, नागरिकों की तरफ से भी इसमें सहयोग होना चाहिए। और एक समय है, ये समय निकल जाने के बाद फिर धीरे धीरे चीजें सामान्य हो जाएंगी। पूरे सहयोग के साथ सरकार के साथ खड़ा होना होगा हर शख्स को, देशवासियों को। कॉस्ट है लेकिन कोई उपाय नहीं है। जो अगर ये कॉस्ट अगर हम झेल लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर लोग इसको डिफाई करने की कोशिश करेंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं और जिस स्केल पे फैलता है उसके कारण ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आवश्यकता है कि हम इसको रोकें और लॉकडाउन के साथ सहयोग करें। मल्होत्रा सर, जिस तरीके से अब तक हमने देखा है और कमोबेश तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में इस कानून के साथ एजेंसियों ने अच्छा काम किया है। कुछ जगहों पर जरूर पब्लिक का मैं कहूँ कि सपोर्ट शायद कुछ लोगों का नहीं मिला, बाकी जगहों पर मिलता दिख रहा है और ये अच्छी बात है। कुछ और ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इसके साथ ऐड ऑन की जा सकती है उन पॉकेट्स में जो कि हॉटस्पॉट कहे जा रहे हैं, जहां पर ज्यादा संक्रमण का खतरा है, ऐसे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? कविंद्र जी देखिए, कोरोना वायरस एक अननोन एनिमी है, ये दिखाई नहीं दे रहा है और ये जाति, लिंग, किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। जो भी आदमी एक इससे संक्रमित है, अगर वो दूसरे के टच में आता है, जैसे सत्या जी ने भी इस देकर बताया कि वो संक्रमण एक व्यक्ति जो है 400 से अधिक व्यक्तियों को 1 महीने के अंदर संक्रमित कर सकता है। ऐसे समय में जो हमारे नॉर्मल कानून है, चाहे वो CRPC के अंदर आदेश हो या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिटेंशन की ऑर्डर की बात हो या आपके एसेंशियल कमोडिटीज में सप्लाईज की बात हो, सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा। नेशनल ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो प्रावधान है और जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और जो अथॉरिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई है, जो नीति निर्देश वो दे रहे हैं, जो डायरेक्शन वो दे रहे हैं, जब तक उनका जनता पूरी तरह से पालन नहीं करेगी, इसको रोकना संभव नहीं होगा। जैसा सत्या जी ने बताया कि डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूरोप में और अमेरिका में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो आइसोलेशन की बात की उसको नहीं माना और लोग ज़्यादा संक्रमित हो गए। हमारे देश में जो निर्देश दिए गए, चाहे प्रधानमंत्री जी ने दिए या जो भी अथॉरिटीज ने दिए, उसका जनता ने पालन किया, तो हम अभी तक इसको कंट्रोल कर पाए हैं। मेरा भी अनुरोध आपके माध्यम से यही है कि जनता निर्देशों का पालन करे, क्योंकि ये किसके ऊपर और कब अटैक करेगा वो आपको नहीं मालूम है और आइसोलेशन में रहेंगे तभी होगा। और अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो अथॉरिटीज के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये अधिकार हैं कि वो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उस कानूनी कार्रवाई से बचने से ज़्यादा ज़रूरी है
आपको अपनी जान बचानी है, आपको अपनी लाइफ बचानी है। लाइफ बचाने के लिए जो निर्देश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, या वो सेंट्रल लेवल की हो, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। और नहीं करेंगे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और आप जो देश का इकोसिस्टम है उसको भी खराब करेंगे। ओके, और अब आखिर में मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। एक सवाल सुनीता जी आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि मसला कोर्ट को लेकर पूछा गया है कि अगर कोई शख्स या कोई संस्था, कोई हॉस्पिटल या कोई भी सेवा जो कि निजी है और वो अगर स्थानीय स्तर पर किसी अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करती है, तो कड़ी से कड़ी सजा इसमें क्या हो सकती है, क्या प्रावधान, और क्या उसे और बढ़ाया जा सकता है अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे? देखिए, अभी अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो 2 साल तक की सजा की बात है उसमें। लेकिन इसके साथ अभी केवल डिजास्टर मैनेजमेंट ही नहीं चल रहा है, बहुत सारे रेगुलेशंस और ऑर्डर्स जो आपके पास किए जा रहे हैं वो आपके एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर में पास किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत व्यापक पावर है स्टेट के पास। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने बात करा कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो हम सारे हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ये सारे ऐसा पावर्स का केवल पावर है उनके पास, और अब जो समस्या है वो सिचुएशन भी है, सर्कमस्टांसेस भी हैं कि वो पावर को इस्तेमाल किया जा सके। तो कोई इसमें शक और शुबा नहीं है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो सरकार आज के दिन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। और प्राइवेट पार्टीज के लिए भी इस समय मैं कहूंगी ज्यादा स्कोप नहीं है, और ज्यादा स्कोप में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स बेटर टू बी ऑन द साइड ऑफ कंप्लायंस। बिल्कुल। एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल मल्होत्रा सर आपसे, क्योंकि उन्होंने पूछा, एक दर्शक हैं रीमा राय, जो कि उन्होंने सवाल है उनका कि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है, हालांकि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है, और क्या ये आपदा प्रबंधन कानून की बजाय अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, या यही कानून सक्षम है, सख्त है इस समस्या, इस आपदा से निपटने के लिए? देखिए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो कानून है उसके प्रावधान इतने स्ट्रॉन्ग ही हैं। अगर एक नेशनल, इस समय हम नेशनल लेवल की आपदा नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करना है। उसी के लिए ये जो अथॉरिटी बनाई गई 2005 में, उसको अधिक अधिकार दिए गए, और सेंट्रल लेवल पे केवल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केवल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट लेवल पर ही होता है। और उसके लिए जो फंड्स की व्यवस्था है वो भी सेंटर की ओर से भी की जाती है। इसके प्रावधानों का कंप्लायंस बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो कार्रवाई होगी वो आवश्यक होगी, और हर एक अथॉरिटी को, हर एक इंडिविजुअल को उसके अंदर जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए। जी, आखिर में सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगी? एक छोटा सा मैं बस ऐड करना चाहती हूँ कि एक इस कानून का एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को, वो ये है कि अगर कोई गलत रिलीफ क्लेम करता है, या कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, या कोई जो अथॉरिटीज काम कर रही है उसको रोकने को कोशिश करता है, तो वो उन सब के खिलाफ भी कानून के अंदर कार्रवाई हो सकती है। जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स फोर्ज ना करे, टू टेक अननेसेसरी और अनड्यू एडवांटेज, और या गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे अबाउट किसी और के बारे में, अफवाहें फैलाना, ये सब चीजों के को रोकने का भी प्रावधान है। तो बहुत जरूरी है हमारी जनता को कि ये जाने कि ऐसे समय में बहुत कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि कोई भी आपकी बात आपको जो अननेसेसरी बात और अनऑथेंटिक बात प्रॉब्लम में डाल सकती है। ओके, सत्या आखिरी कमेंट। ये एक चीज जो हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट वाली जो बात थी, अगर स्टेट छोड़ दिया जाएगा तो एक जो कोऑर्डिनेटेड और कंसर्टेड एफर्ट की बात थी वो नहीं हो पाती। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग ढंग से डील करेंगी, जो कि अभी की स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा, और इसलिए ये बेहतर ऑप्शन है जो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया जाए, ये बेहतर है। अंतिम कमेंट मैं ये कहूँगा कि अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, चूँकि इतना बड़ा लॉकडाउन है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको बढ़ाया जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें आवश्यकता इस बात की है कि जो सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन लगातार जनता के साथ बना रहे। अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ प्रधानमंत्री के लेवल पे हो रही है, लेकिन बाकी स्तर पे भी, राज्यों के स्तर पे और बाकी जो मिनिस्ट्रीज के स्तर पे, जो ब्यूरोक्रेसी के स्तर पे, चूँकि जो अलग अलग एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का ये बना हुआ है,
और वो अभी एक GOM बना है जो कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अंदर बना है, और ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन आवश्यकता ये है कि जो सेक्रेटरीज का जो ग्रुप है और जो GOM है, ये सारे लोग भी जो एक संवाद करे लोगों से, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि उनको एक तरह से पता नहीं, वो एक एक चीज कन्वे, आवश्यकता ये जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी। तो ये कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लगातार जनता के साथ संवाद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। असल में कोरोना संकट के बीच देश में इस आपदा प्रबंधन कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसे लागू करने के साथ प्रशासनिक तौर पर क्या ताकत हमारी सरकारों को मिली है और ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या है। और आखिर में मेरी सलाह हम सब की ओर से, आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन करते रहिए। हाँ, अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है आप लोकल एजेंसीज को संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी देनी है तब भी, लेकिन अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों को फैलाएं नहीं, घर के अंदर रहें। हम आप तक सही जानकारी हर रोज पहुंचाएंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।